लेक्चर 17 आज से तुम सात्विक। प्रतीक के गलत हमले ने उसे शक के घेरे से बाहर निकाल दिया था। इस गलत हमले से सारे लोग ऐसा समझने लगे थे कि कोई विश्वास सुराना को टारगेट बना रहा है। उन सब के मुताबिक उनका सबसे बड़ा टारगेट था सिद्धार्थ, जो विश्वास सुराना का भांजा था। किलर ने सिद्धार्थ के सबसे चहीती चीज जिसके ऊपर सिद्धार्थ मारता था समीरा, उसे छीन लिया था। इस वजह से अब सारे पुलिस वालों का संदेह प्रतीक और सात्विक के कहानी से अलग होकर सीधा एक नए सिरे की ओर चला गया था। ये सब आयुष्मान राणा ने अपने सीनियर को बताया था। हर एक हॉस्टल और हर एक कमरे की पूरी तलाशी पुलिस ने ली थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। प्रतीक ने पहले ही सारे स्टार जैसे दिखने वाले हथियार को एक ऐसे जगह छिपा दिया था जहां कोई भी नहीं सोच सकता था। जब किसी बाहर वाले के इसमें शामिल होने की खबर सुनते ही विश्वास सुराना के सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया था। जितने भी लोग दंगे में गिरफ्तार हुए थे उन्हें अगले दिन ही सबूत के अभाव में रिलीज कर दिया गया था। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस वजह से कॉलेज को दोबारा शुरू कर दिया गया था। पुलिस हर तरफ हाथ पैर मार चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। फोन को भी ट्रैक किया गया था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उन लोगों ने प्रतीक के फोन की लोकेशन भी ट्रैक की थी, लेकिन प्रतीक ने अपना फोन 4 घंटे तक वहीं कब्र के पास छोड़ दिया था, जिस वजह से जो आखिरी शक की सुई जो प्रतीक की तरफ मुड़ सकती थी वहां भी खत्म हो चुकी थी। संकेत को लंगड़ाते हुए देखकर प्रतीक कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों चल रहे हो? ऋषि कहता है, पिछले हफ्ते पुलिस ने इसके पिछवाड़े पर 4 डंडे मारे थे। तब से बेचारा अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। ये तो ठीक से पीठ के बल सो भी नहीं पाता है, बैठ भी नहीं पाता है। संकेत ऋषि का मुंह बंद करते हुए कहता है, तुझे भी तो एक डंडा लगा था ना पिछवाड़े पर? ऋषि कहता है, मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन तेरा अभी तक है। प्रतीक भी हंसते हुए कहता है, तुम लोग पकड़े गए थे तब लॉकअप में धुलाई नहीं हुई क्या? संकेत कहता है, लॉकअप में धुलाई? क्या बोल रहे हो? हम इतने ज्यादा थे कि पूरा पुलिस स्टेशन भर गया था। पुलिस वालों से ज्यादा तो हम थे। वे लोग कुछ भी ऐसा वैसा करते तो हम ही उन्हें उनकी औकात दिखा देते। प्रतीक और बाकी सब ये सुनकर हंसने लगते हैं और तभी प्रतीक कहता है, अरे सिद्धार्थ के उस दोस्त का क्या हुआ जिसके ऊपर हमला हुआ था? ऋषि कहता है, वो काला आदमी तो बच गया, लेकिन बेचारा वह स्टूडेंट मर गया। सच बताऊं तो वह साला एक नंबर का हरामी था। अच्छा हुआ मारा गया। संकेत कहता है, क्या अच्छा हुआ? आगे हमारा भी नंबर लग सकता है। प्रतीक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ रखा है जो हमारे पीछे खूनी आएंगे? ऋषि कहता है, बिल्कुल सही बोला, हम सब तो सुधरे हुए हैं। ऐसे ही एक और हफ्ता गुजर जाता है और हर एक चीज शांत हो जाता है। पुलिस सबूत के अभाव में शांत हो जाती है और केस ठंडा पड़ जाता है। पुलिस तो शांत हो जाती है, लेकिन विश्वास सुराना के लोग पागल हो गए थे। समीरा को इंसाफ नहीं मिलने की वजह से उसके परिवार में कॉलेज के ऊपर ही केस कर दिया था। दंगे में उस लड़के के अलावा और 2 लोगों थे जो इलाज के दौरान अपना दम तोड़ चुके थे। कॉलेज प्रशासन अब कोर्ट के चक्कर काट रही थी, क्योंकि मरने वाले सारे स्टूडेंट्स ही थे और उनके परिवार वालों ने भी केस कर दिया था। मीडिया से परेशान होकर डीन ने इस्तीफा दे दिया था। नया डीन विश्वास सुराना के तलवे को चाटने वाला एक डॉक्टर बना था, जिसने आते ही कॉलेज में पुलिस का डेरा डलवा दिया था और लड़कियों के हॉस्टल के हर तरफ लेडीज कांस्टेबल का डेरा लग गया था। लड़कियों का रात के 9 बजे के बाद निकलना बंद हो गया था। लड़कों को 11 बजे के बाद निकलना बैन कर दिया गया था। विश्वास सुराना अगले दिन खुद अपने उस काले आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जिसके दोनों तरफ के गर्दन को प्रतीक ने काट दिया था। बहुत ही मुश्किल से उसे बचाया गया था। विश्वास सुराना को वह आदमी देखते हुए कहता है, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं साहब? ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपने बगल में खड़ी अपनी बीवी से कहता है, देखो एमएलए साहब खुद हमसे मिलने आए हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए। विश्वास सुराना कुर्ते पजामे में आया था। विश्वास सुराना पूरी तरह से गंजा था।
उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, लेकिन उसकी दाढ़ी मूंछ बराबर थी। बिस्वास सुराना कहता है, ये सब कैसे हुए तुम्हारे साथ? किसने हमला किया, तुमने देखा क्या? वो काला आदमी कहता है, नहीं देख पाया मालिक, पीछे से हमला किया। शायद उसका निशाना सिद्धार्थ बाबा थे, लेकिन बीच में मैं खड़ा था तो वह बच गए। मेरी हालत ऐसी हो गई है मालिक कि मैं अपने सर को इधर उधर भी नहीं कर सकता हूँ। बिस्वास सुराना कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा इलाज किया जाएगा, खर्चे की चिंता मत करना। काला आदमी कहता है, हमको मालूम है मालिक, आपने इतने महंगे अस्पताल में हमको भर्ती करवा दिया, अब तो जान भी आपके नाम है। बिस्वास सुराना कहते हैं, जान देते नहीं है मेरे लोग, जान लेते हैं, जल्दी ठीक होकर आ जाना। बिस्वास सुराना जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आने वाला होता है तो मीडिया अपना माइक लेकर घुस जाती हैं। मीडिया वालों को अपनी तरफ आते हुए देखकर बिस्वास सुराना मन ही मन कहता है, ये मीडिया वाले आ ही गए कुत्तों की तरह सूंघते हुए, तुम लोग उनको हमसे दूर ही रखना। बिस्वास सुराना के इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने आगे आकर मीडिया वालों को रोकना शुरू कर दिया था। मीडिया फिर भी अपना सवाल पूछ ही रही थी। एक लड़की कहती है, आप यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या करने आए थे सर? बिस्वास सुराना कहता है, मैं उससे मिलने आया था जो 2 हफ्ते पहले हुए दंगे में बच गया था। एक लड़का किसी के पीछे छुपकर कहता है, लोगों का तो कहना है कि इसके पीछे आपका ही हाथ था, आने वाले इलेक्शन के लिए आपने ही दंगे करवाए थे। बिस्वास सुराना कहता है, क्यों नहीं, सारे इल्जाम आप लोग मेरे ऊपर ही ठोक दीजिए, किसी दिन बिजली गिरेगी तो उस वक्त भी छाप देना कि इसके पीछे एमएलए बिस्वास सुराना का हाथ है। मीडिया ये सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, इन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो वहां दंगे में अपने जान से हाथ धो बैठे? बिस्वास सुराना कहता है, ये गलती उन स्टूडेंट्स की ही थी, अब जब किसी के ऊपर हमला कर देंगे तो ऐसा तो होगा ही। दंगे में पुलिस को एक्शन लेने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए था। अगर वे लोग इंतजार करते तो किसी की भी जान नहीं जाती। इसमें किसी स्टूडेंट की मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार वो खुद हुआ या फिर आप लोग उसके पीछे मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बिस्वास सुराना आगे कहता है, मैं ऐसे दंगों की दिल से निंदा करता हूँ, मरने वाले के परिवारों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। ये कहने के बाद बिस्वास सुराना अपने गाड़ी बैठ जाता है और निकल जाता है। उसी रात पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ आयुष्मान राणा कुछ सोचने में बिजी था। रश्मि आयुष्मान राणा से किसी काम के सिलसिले में मिलने गई थी तो देखती रही कि वो किसी गहरे ध्यान में खोया हुआ था। ये देखकर वह थोड़ा तेज आवाज में कहती है, आप किस सोच में डूबे हुए हैं सर? सर बोलते वक्त वह अपनी आवाज को थोड़ा और तेज कर देती हैं। इस वजह से आयुष्मान राणा अपने सोच में बाहर आते हुए कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? रश्मि कहती है, सर आप किस सोच में डूबे हुए हैं? आयुष्मान राणा कहता है, मैं उस कॉलेज वाले केस के बारे में सोच रहा हूँ। रश्मि कहती है, वह सब तो खत्म हो गया सर, अब इसमें सोचना क्या है? आयुष्मान राणा कहता है, मैंने एक पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा, वह मेरे दिमाग से निकल गया था। रश्मि कहती है, कौन सी पॉसिबिलिटी सर? आयुष्मान राणा कहता है, ये केस कुछ ऐसा भी हो सकता है, चूंकि सिद्धार्थ ने सात्विक का मर्डर किया था, उसकी इकलौती गवाह थी समीरा। समीरा ने उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया होगा क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आती थी। सिद्धार्थ ने 1-2 बार पैसे दिए होंगे, लेकिन जब ज्यादा हो गया होगा तब उसने अपने मामा एमएलए बिस्वास सुराना को बताया होगा और उसने अपने आदमी की मदद से समीरा का खून करवा दिया। उसके बाद समीरा के केस को ठंडा करवा दिया। ये सुनकर रश्मि थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ी रहती हैं और फिर कहती हैं, क्या सोचते हैं सर आप? कमाल का सोचते हैं, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ लेकिन मेरी बात साबित करने के लिए कोई प्रूफ तो था क्या? अभी भी नहीं है मेरे पास। इनके पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही भलाई है, वरना कम हमारा पत्ता काट देंगे, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। रश्मि उसे एक फाइल देते हुए कहती है, यह नया केस है सर।
पति को पत्नी ने जहर दे दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। पति बच गया और उसने केस कर दिया है। आयुष्मान राणा फाइल लेते हुए कहता है, मस्त केस है। अब इससे ज्यादा अच्छा केस क्या होगा पुराने गम को भुलाने के लिए। इसके ऊपर काम करो और इसे लंबा खींचना। रश्मि हाँ कहकर वहां से चली जाती हैं। इधर रात के वक्त प्रतीक हॉस्टल के छत के ऊपर बैठकर आसमान में तारे देख रहा था। हॉस्टल का छत वह जगह थी जहां बच्चे सीसीटीवी कैमरे से बचकर कांड किया करते थे। कोई सिगरेट पीता था और ड्रग्स लेता था। प्रतीक अनाथ आश्रम में भी तारों को देखकर अपने माँ बाप को ढूंढता था और अब उनके साथ साथ सात्विक को भी उन्हीं तारों के बीच ढूंढता था। प्रतीक एक चमकते हुए सितारे की तरफ देखते हुए कहता है, आज से तुम सात्विक। मैंने उन 6 में से एक को मार दिया है, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा थोड़े वक्त तक। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, 1 साल के अंदर एक एक करके सबको खत्म कर दोगा। अब मैं उस कांस्टेबल का शिकार करूंगा जिसने कानून के ऊपर से मेरा पूरा भरोसा हटा दिया, कांस्टेबल मनोज। उसी वक्त ऋषि वहां आ जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, ये देख कहा था न कि प्रतीक यही मिलेगा। ऋषि चिल्लाते हुए कहता है, प्रतीक तुमसे कोई मिलने आया है। प्रतीक के कान में जब आवाज जाती है तो वो पीछे मुड़कर कहता है, आ जाओ यहाँ। ऋषि और उसके साथ एक लड़का प्रतीक के करीब आ जाते हैं। आते ही ऋषि कहता है, क्या भाई गांजा फूंकना शुरू कर दिया क्या या फिर ड्रग्स लेने लगे हो? प्रतीक कहता है, क्या बकवास किए जा रहा है और तेरे साथ कॉलेज टॉपर आशुतोष क्या कर रहा है? पार्टी बदलने का इरादा है क्या? ऋषि कहता है, देख भाई, हमारे टॉपर सर हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल का स्कीम लेकर आए हैं। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, टॉपर स्कीम ला रहा है? अबे दिमाग तो ठीक है न इसका? सर में चोट वगैरह तो नहीं लग गई है न? टू बी कंटिन्यूड।